सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ, जो अभी क्लास 10th को कवर करके क्लास 11th पे पहुँचे, उनके साथ आज का डिस्कशन होने जा रहा है। और अपने पास्ट ईयर एक्सपीरियंस के साथ जो कि स्टूडेंट्स क्लास 11th में आए थे, उनसे जो देखने को मिलता है, उनकी किस तरह की मेंटालिटी क्लास 11th के प्रति, क्या उनका एक एटीट्यूड रहता है, क्या आउटलुक उनका है, देखने का नज़रिया क्या है वो, और साथ में कुछ अपनी मेमोरीज रिकलेक्ट करते हुए जो क्लास 11th में जब मैं पहुंचा था और जब मैंने उस समय देखा था, तो उन बातों को कि क्या उस समय मैं सोचता था और क्या था और क्या मैं नहीं सोच पाया और क्या कैसे करके हो गया चीज़ें, उन सब चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ कि कुछ गलतियाँ अगर हम उस क्लास 11th में करते हैं, ऐसी ही कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए थी हम करते हैं, फिर बाद में खामियाजा होता है। और कुछ कभी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं कर पाए, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं, है ना, तो बेसिकली मेरा डिस्कशन चल रहा है क्लास 11th के ओवरऑल स्टूडेंट के साथ, लेकिन मेरा डोमेन है साइंस बैकग्राउंड, यानी कि साइंस के स्टूडेंट को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखें अगर सोसाइटी में चल क्या रहा है, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो बेसिकली जो कुछ चीज़ें होती है जो आपसे उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशन जो होती हैं बेसिकली वो ये है कि साइंस बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होता है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर, डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा यही दो चीज़ें बची हुई, बची चीज़ें इनके अलावा भी बहुत सी हैं, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स वाले को इंजीनियर बैकग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है और मेडिकल वाले को थोड़ा थोड़ा, बायोलॉजी वाले को मेडिकल से कनेक्ट किया जाता है। बाकी आपके जो कॉमर्स वाले हैं उनका अलग अपना डोमेन होता है। इस तरीके से सबका डिसाइडेड है एक तरह से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये यही करेगा वही करेगा, लोग कुछ भी कर लेते हैं उसके बाद 12th के बाद, लेकिन मेजॉरिटी यही है। अब होता क्या है कि कोई स्टूडेंट अगर आपको कोई दिख रहा है कि, क्योंकि क्या होता है ना, इंजीनियर आपको अगर दिखाई दे रहा है, इंजीनियर का मतलब है कि बेसिकली बीटेक की डिग्री है उनके पास, तो इंजीनियरिंग होने के लिए प्राइवेट कॉलेज से भी हो जाती है, जहाँ पे आपकी 40% भी अगर आई है तो आप एलिजिबल हैं उनके कॉलेज से बीटेक करने में, वो आपको बढ़िया डिग्री दे देंगे, इंजीनियर लिखा जाएगा आपके आगे। इसी तरीके से डोनेशन वगैरह देकर आप बड़े अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लिखा जाएगा, MBBS जो भी लिखवाना चाहते हैं वो लिख लेंगे। लेकिन मायने तब रखता है, बात का मज़ा तब आता है जब आप उस जगह से चीज़ को निकालो जहाँ पर तगड़ा कंपटीशन है, जहाँ पर हर कोई जिसे पाना चाहता है, जहाँ पर एलिजिबिलिटी है, जहाँ पर अगर आप एक बार बोल दो मैं IIT से हूँ तो आपको लोग समझेंगे कि IIT का मतलब एटलीस्ट ये समझेंगे कि बच्चा कम से कम उन तरीक़ों से तो नहीं पास हुआ, इसने अपने दम पर चीज़ों को कवर किया, क्योंकि एग्ज़ाम निकाला होगा इसने एंट्रेंस, इतनी उम्मीद की जाती है, तो एक अच्छी बात मानी जाती है। तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ें करना चाहते हो जिसमें आपका मेडिकल से रिलेटेड कुछ हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ हो, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट अगर आप हो, या कुछ भी आप करना चाहते हैं, उन सभी का जो बेस पॉइंट है ना वो क्लास 11th है। बेस, एकदम बेस। 11th से पहले आप कैसे भी रहे हो बड़ी बात नहीं है कुछ, आप बहुत अच्छे रहे हो एकेडमिक्स में ठीक है, नहीं रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है क्लास 11 से। बहुत से बच्चे हैं जो क्लास 11 से एकदम उनमें चेंज आ जाता है, एकदम किसी का पॉजिटिव चेंज होता है, किसी का नेगेटिव चेंज होता है। आप किस तरह के माहौल में रह रहे हो ये डिपेंड करता है, कहीं आपका डायरेक्शन ही ना बदल जाए। आज तक आप बहुत अच्छे बच्चे रहे हो, क्लास 11th में आते ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की आप उसमें आ गए हों, एनवायरनमेंट आपका ऐसा कुछ हो चुका, आपकी सिचुएशन ही पूरी बदल गई, अब आप कुछ और ही हो गए। कभी उल्टा होता है कि 10th तक हम सीरियस नहीं थे, लेकिन 11th में आकर थोड़ा जब हमें देखने को मिला माहौल, हमें समझ में आया चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, हमारा दिमाग अब डेवलप होने लग जाता है, तो हम बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। तो अभी मैं जो डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ कि बेसिकली हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 स्टडीज़, उसको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। जैसे जब मैं क्लास 11th में आया था ना, तो मुझे जो फ़र्क पता चला उस समय, मुझे सबसे पहला पैटर्न में फ़र्क लगा आपके सिलेबस के, क्योंकि पैटर्न में फ़र्क लगा कि अब पढ़ने के तरीके अलग हो गए थे। साइंस 10th क्लास तक बेसिकली ऑफिशियली हमारी अलग अलग नहीं है। आज की डेट में तो 6ठी क्लास का बच्चा भी बोलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 6ठी भी मैं बड़ी क्लास बोल रहा हूँ, 3री 4थी क्लास का बच्चा भी फिजिक्स केमिस्ट्री जानता है। अब मेरे ज़माने में, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े के ज़माने का नहीं हूँ ऐसे, लेकिन फिर भी हमारे ज़माने में होता क्या था कि, अरे सॉरी, एक मेवे सेक्रेटरी, ये बोलना भूल गया था मैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारे ज़माने में फिज़िक्स केमिस्ट्री ये 10th क्लास तक ऑफिशियली सब एक ही था, अभी भी है वैसे NCERT के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टूडेंट अब थोड़ा बहुत बोलने लग गए हैं कि फ़िज़िक्स क्या केमिस्ट्री क्या, भले ही उन्हें बहुत पता हो ना पता हो, लेकिन फिर भी उन्हें इतना पता चल चुका है फिज़िक्स कुछ है केमिस्ट्री कुछ है, इस तरह की चीज़ें।
तो लेकिन जब मैं आया तो 11th क्लास में ही मुझे मोटा मोटा पहली बार पता चला कि फिजिक्स अलग और केमिस्ट्री अलग टाइप की चीज़ होती है और ये सब चीज़ें। अब ये समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं लिटरली कह रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगा कि फिज़िक्स मतलब ठीक है, अब उसमें डेरिवेशन मतलब क्या, ये पता करने में मुझे बहुत टाइम लगा कि डेरिवेशन यानी कि यार अच्छा फॉर्मूले डेराइव वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें ठीक है, इसको समझने में आधी 11th निकल गई थी सिर्फ ये पता करने में डेरिवेशन मतलब क्या, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे करके क्लास 11 जब फिनिश होने को था तब जाकर मुझे स्टडी का मोड पता चला, क्लास 11 पढ़ाई कैसे की जाती है। आज की डेट में बच्चे हेल्पिंग बुक्स की हेल्प से 9th और 10th क्लास में रिफ्रेशर्स वगैरह की हेल्प से मैच्योर हो जाते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिला होता है। क्योंकि उसके बाद जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने एक थोड़ा टाइम मैंने कुछ 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया, 9th के बच्चों को भी। तो जब मैंने पढ़ाया तो 9th-10th में तो मैंने उन्हीं अप्रोच के साथ पढ़ाया जिनसे मैं 11th और 12th से पढ़ाता हूँ जिन बच्चों को, तो उनको मज़ा भी आया, उनकी आंखों में चमक दिखती थी, फिर उन्हें मज़ा आता था पढ़ने में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर प्रॉपर गाइडेंस में तो 9th-10th में भी बच्चा ठीक ठाक तरीके से एक बेसमेंट अपना बना सकता है। अदरवाइज़ फिर 11th भी एक वो मौका मिलता है, अगर हम कहें कि आप किसी खास बैकग्राउंड में नहीं है, किसी खास गाइडेंस में नहीं है, तो 11th क्लास से आपको एक मौका मिलता है पहली बार, जब आपको चीज़ों को थोड़ा एक डिफरेंट नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। मैं 11th में उतना नहीं सीखा जितना मैं 11th के बाद 12th में, 12th के बाद सीखा। तब मुझे पता चला कि 11th कितनी बेहतरीन क्लास है, वरना मैंने 11th को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन 11th के बाद मुझे 11th की कद्र समझ में आई कि क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार, क्या फिज़िक्स है। मैं मजाक नहीं कर रहा, फिज़िक्स शानदार फिज़िक्स है। एक बार के लिए कहूँ, मैं 12th की फ़िज़िक्स को थोड़ा नीचे रख सकता हूँ, 11th की फ़िज़िक्स इतनी शानदार है, 11th की मैथ्स इतनी शानदार है, केमिस्ट्री इतनी शानदार है। मतलब 11th और 12th किताबें हैं, चीज़ें ऐसी कि ऐसा लगता है मैजिकल वर्ल्ड में मैं एंटर हो चुके हूँ। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप दूसरे बैकग्राउंड के हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा ज़्यादा नहीं पता, थोड़ा क्या मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ साइंस बैकग्राउंड की। तो एक नया वर्ल्ड एंटर होता है, और अगर हम इस नए वर्ल्ड में अगर हम मुँह लटका के नीचे जा रहे हैं तो फिर हमारा मुँह लटका ही रह जाने वाला है। मेरी बातों का सिर्फ यकीन करें, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ अपने आप से, मैं किसी की बात नहीं कह रहा आपसे। मज़ेदार चीज़ें, सच में मज़ेदार चीज़ें। और मज़ेदार चीज़ें बताऊँ क्या है, वो क्या चाहती है, वो चाहती है आप कुछ याद मत करो, ऐसी चीज़ें। वो चाहती नहीं है कि आप याद करो, वो चाहती है कि आप मुझे सिर्फ समझो मतलब मेरा फंक्शनिंग समझ लो, मैं क्या क्या करता हूँ, आपको बस बैठ कर आराम से मज़े लेने हैं। ये कहती है आपकी क्लास 11th। फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर उस तरह का ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, आराम से चीज़ों को समझना है, कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं डालना। जितना हमने डालना था बचपन में डाल लिया यार, बहुत फॉर्मूले पढ़ लिए, A²B² फॉर्मूले हैं कितने, ढूंढ के दिखाओ कलाकार मेरे जितने, A+B का होल स्क्वायर, A²B² 2 पढ़ लिए ना, बोल रहे अब हम समझ लेते हैं कैसे होता था कि भाई A+B का होल स्क्वायर A² + 2AB+B² होता है। आज बैठ के समझते हैं कैसे होता था, ठीक है। वो कहता है कि आपने आज तक इससे पहले पढ़ा था सर्किल का एरिया πr² होता है, आज बैठ के समझ लेते हैं कैसे होता था। जितनी चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी उन सब के धागे खुल जाते हैं अभी। वो बताता है कि ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, तब तो आपको मज़ा आता है, बोलते अरे यार ये तो मैंने वैसे याद किया था, ये मैंने ऐसे याद किया था, अच्छा इसके पीछे का साइंस ये था। आपको ऐसे करके बहुत सी चीज़ें पता चलती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। लेकिन ये चीज़ें तब तक नहीं आप एक्सपीरियंस कर पाओगे जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव ना रखकर कुछ सीखने की इच्छा से नहीं पढ़ोगे। अगर हम चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे कि यार ये पढ़ना है, इतनी मोटी बुक है, बुक का साइज के, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बुक का मोटा साइज होना ये एक पॉजिटिव हिस्सा है देखा जाए तो। क्योंकि बुक अगर मोटी है और एक बुक पतली है, मुझे कोई कहे कि आपका ये सिलेबस है, सेम सिलेबस है लेकिन इसके लिए पतली बुक है, मोटी बुक, कौन सी, मैं मोटी प्रेफर करूँगा हमेशा, क्योंकि मुझे पता है जब सिलेबस फिक्स है तो इसका मतलब मोटी बुक का मतलब उसमें एक्सपेंशन अच्छा कर रखा, एक्सप्लेन किया होगा। पतली बुक क्या उन्होंने उड़ा के लिखा होगा, सीधे 10 लाइनों को समेट के एक लाइन में लिखा होगा, मैं कैसे समझ पाऊंगा। तो मैं वो जो जिसकी विड्थ अच्छी है मैं उसको फॉलो करूंगा ज़्यादा। तो वही होता है। तो अगर हम बुक के साइज को देखकर निगेटिव हो रहे हैं तो भूल जाओ, फिर आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि इसमें पूरी सच्चाई लिख दी उन्होंने, पूरा जो कुछ वो मुंह से कहना चाहते हैं उन्होंने सब डाल दिया उसमें, इसलिए बुक का साइज बढ़ गया, और क्या हो सकता है। अब आप पढ़ोगे समझ में आएगा। और उसमें प्लस पॉइंट कि आज आपको नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल है। ऑफलाइन में पहले था कि फिक्स हो गया यार, आपको जिस तरह का एक कोई टीचर आपको मिल गया, किस्मत बहुत अच्छी है तो बहुत तगड़ी फैकल्टी मिल गई, और अगर अच्छी किस्मत नहीं है तो फिर आपको कुछ ऐसी फैकल्टी मिल गई जो थोड़ा सा एक मतलब गलत तरीके से पढ़ाते हैं कई बार लोग गलत तरीके से, मतलब एक वैसा वाला प्रोसेस कि यार याद करने वाला इस तरह का, तो किस्मत की बात होती थी, मिल गई तो मिल गई नहीं। आज की डेट में ऐसा नहीं है, सबके लिए ओपन है,
सब कुछ इंटरनेट वगैरह आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जहाँ लग रहा है नाम चल रहा है, सब्सक्राइबर है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको समझ में आ रहा है, ये भी नहीं कि आपको समझ में आ रहा है एक्चुअली सही चीज़ है कि जो पढ़ाई जा रही है। एक्चुअली से मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बातों ही बातों में आपको याद करने पर मजबूर किया जा रहा हो, इन सब चीज़ों पर नहीं, वो नहीं। मज़ा चाहिए, लेकिन ऐसा मज़ा नहीं कि फालतू का एंटरटेनमेंट कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे वाला मज़ा नहीं। मज़ा चाहिए, पढ़ाई के अंदर से निकल के आना चाहिए मज़ा, कि यार हमने टॉपिक पढ़ा, हमें समझ में आया, अब हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, अब हमें अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही है वो लेक्चर देखने के बाद, तो हम कहेंगे हाँ लेक्चर आपका, मेरा देखा हुआ लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा, ये कहेंगे हम। तो इसीलिए आपको चीज़ों को, जैसे आप मान लिया फिजिक्स पढ़ेंगे, तो चीज़ों में ना सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, पढ़ने का जो अप्रोच होगा आपका, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अप्रोच रहेगा कि चैप्टर के पूरी स्टोरी को एक बारी में समझ लें कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, एक ओवरव्यू ले लें उस कहानी का कि चैप्टर किसके बारे में, इस कहानी के हीरो कौन कौन है, अपने विलेन कौन कौन है, किसके साथ हमें डील करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप हर एक टॉपिक को खोलने लग जाओ कि अच्छा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में इतनी लाइनें लिखी हैं, ये सब बातें हैं, इनका मतलब क्या हुआ वो आपको समझना। फिर प्रॉपरली अपने आप में एनालाइज करो कि इस चीज़ का मतलब ये था, अच्छा तो मैंने इस पेज में ये सीखा, ठीक है, सीखने लायक ये था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, नीचे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, एग्जाम्पल ट्राई करो, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिजिक्स मतलब ये नहीं कि आपको न्यूमेरिकल करना फिजिक्स है, वो फिजिक्स नहीं होती, और ना ही मैथ्स होती है। मैथ्स भी न्यूमेरिकल करने को नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं कि जो असल में चीज़ें आप उसको समझे, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक्सरसाइज दी गई है आपको। केमिस्ट्री का भी यही सब फंडा है। इसलिए सब्जेक्ट ही आपको ऐसे मिले हैं कि आपको जब तक आप ओवरऑल चीज़ को एक नज़र से नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। एक छोटी सी बात कह के बात ख़त्म करता हूँ कि एक बार एक गांव था, वहाँ पर एक बार उस गांव में एक इंसान आया जिसका पास हाथी था, हाथी वाला था, वो हाथी वाला इंसान है। अब दुर्भाग्य से वो जिस गांव में आया था वहाँ के सभी लोग आँख नहीं देख पाते थे, उनको आँख देखने में दिक्कत होती थी, मतलब दिखता नहीं था उन्हें, कुछ महसूस करते थे। तो क्या हुआ कि हाथी वाला आया, उसने कभी हाथी वाला आया, हाथी वाला आया, तो लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा था कायदे से। उन्होंने कहा यार एक्सपीरियंस करते हैं, आखिर हाथी होता कैसा है, सुना तो बहुत है इसके बारे में। तब एक इंसान आया, उसने ऐसे ऐसे पकड़ा, उसने ओहो हो हाथी, अरे अरे जो खंबा लगा हुआ ना पड़ोस में वैसे ही तो है वो हाथी, उसमें क्या देखने जैसा है। दूसरा बोला आइला अच्छा ऐसा है, वो गया वहाँ पे देखने, उसने पकड़ा, वो कह रहा नहीं यार खंबे ऐसा तो नहीं है, वो केले का पेड़ जो है उसकी तरह दिख रहा है, वो तो हाथी तो केले का पेड़ जैसा होता है, वो जैसे केले के पत्ते होते हैं। तब तक आगे गया, कोई आया, उसने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो झाड़ू होता है ना वो झाड़ू की तरह होता है हाथी। अब हाथी वाला बोल रहा है अरे नहीं हो क्या गया, कोई बोल रहा मेरे हाथी को केले का पत्ता, कोई बोल रहा झाड़ू है, कोई बोल रहा खंबा ही, चल क्या रहा। तो चल क्या रहा था, वो खंबे वाले ने असल में हाथी का पैर पकड़ लिया जाके, और उसे हाथी का पैर खंबे जैसा लग रहा। वो केले के पत्ते वाले ने हाथी का कान पकड़ लिया, उसे हाथी का जो कान पकड़ लिया उसको लगा यही हाथी है, वो केले का पत्ता जैसा। तीसरा वाला उसने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, उसे लगा कि हाथी मतलब झाड़ू टाइप का। अब आप बताएं हाथी ऐसा होता है, हाथी केले का पत्ता होता है क्या, या हाथी खंबा होता होगा फिर, या तो फिर क्या होता है, या तो फिर कुछ झाड़ू टाइप का होता होगा। आप जानते हैं हाथी इनमें से कुछ भी नहीं होता। हाथी को कौन सही से डिस्क्राइब कर पाएगा, जिसने हाथी को पूरा देखा एक फ्रेम में, जिसने हाथी को कंप्लीटली देखा वो बता पाएगा हाथी ये है, समझ रहे। वही चक्करबाजियाँ हो जाती है। हम सिलेबस को कभी यहाँ से उठा लेते हैं, कभी वहाँ से उठा लेते हैं, कभी वहाँ से उठा लेते हैं, और अपने मन से बोलते हैं ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, और अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। कोई बोलता है बहुत टफ है, कोई बोलता है बहुत ईजी है, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है 50 तरह की डेफिनेशन बन जाती है। सच में किसे पता लग पाएगा कि क्या क्या है, जो पूरे फ्रेम में एक बारी में देखेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस होती हैं, पूरे फ्रेम में कभी चीज़ें नहीं दिख पाती। आप सोच रहे हो कि एक ही लेक्चर में पूरी फिजिक्स पढ़ा दी जाए, नहीं हो सकती। आपको उसके छोटे छोटे शॉट्स लेने पड़ेंगे। आपके पास वीडियो कैमरा, वीडियो बना सकते हो, एक फ्रेम में दिख जाएगा एक ही बारी में। नहीं है आपके पास वीडियो कैमरा, सिर्फ फोटोग्राफी कर सकते हो। आप क्या करोगे, लगातार खचा खच खचा खच खचा खच फोटो खींचते रहो। जितनी फोटो खींचेगी उन सब फोटो का एक सीक्वेंस में देखो तो एक वीडियो बन जाएगी, क्लिप बन जाएगी। अब आपको अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। वही है, अपने को क्लिप बनानी है, वीडियो कैमरा नहीं है अपने पास। अपने पास सिर्फ ये है कि आपको आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, 5-7 दिन लगते हैं चैप्टर को कंप्लीट होने में। 5-7 दिन अगर आप लगे हुए लगातार, तो इसका मतलब अब आपकी पिक्चर क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर हम सोचें कि पहले दिन ही, आज ही के दिन हमें एक सारी क्लियरिटी हो जाए, हम पेशेंस खो दें, वो नहीं चल रहा काम यार। एक मैं जो पूरी कहानी में एक बात कहना चाहूँगा, 2 चीज़ों की अपने को ज़रूरत है, एक कंसिस्टेंसी, दूसरी पेशेंस। 2 चीज़ें बस, एक निरंतरता चाहिए और दूसरी धैर्य चाहिए आपको।
मतलब हमें बहुत उतावला नहीं होना कि यार हमने पढ़ा हमें तो आ नहीं रहा, यार उसको कैसे आ जा रहा। आपको नहीं पता वो दूसरा कितनी मेहनत कर रहा है घर में बैठ के। आपको लग रहा होगा कि आपकी क्लास का बच्चा जो अभी आपके सामने एकदम टीचर कुछ भी पूछे जवाब दे दे रहा, उसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर। वो आपको कभी बताएगा भी नहीं, या आपको खुद ही मैं बता देता हूँ अभी आपको। जब वो बच्चा टीचर पूछने जवाब देते रहे ना, कारण उसका सिर्फ यही है कि वो घर में पढ़ रहा है, मतलब घर में पढ़ रहा है मतलब उसने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट किया उसमें। आप सिर्फ उतना ही सुन रहे हो जितना टीचर बोल रहे हैं। तो कई बार क्या लगता है कि टीचर ने कुछ पढ़ाया, ठीक है, और टीचर ने क्वेश्चन पूछा, अब सामने वाले बच्चे ने बता दे जवाब दे दिया, आप बोल रहे यार मैंने भी उतना ही पढ़ा, इसने भी इतना ही, ये जवाब कैसे देते रहा यार। इतनी सी बात से टीचर ने भी पढ़ाया, टीचर ने क्वेश्चन दिया, जवाब दे के खड़ा हो। वो आपको कभी बताएगा नहीं सीक्रेट। वो साथ साथ टीचर के घर में पढ़ रहा था, उसने वो क्वेश्चन पहले से ट्राई करा था, ये सीक्रेट है, ये नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा और कोई नहीं बताएगा ऐसा। तो इससे क्या लगता है, इससे हमें लगता है कि इस बच्चे को ज़्यादा ही समझ में आ रहा है, इसका दिमाग बहुत तेज है। दिमाग का तो खेल ही नहीं चल रहा पढ़ाई में। और कहीं आप बोलो तो मैं मान लूँ, चलो हाँ लगता हुआ, कम पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, और सब जगह लग सकता है, पढ़ाई में नहीं लगना चाहिए बस दिमाग, और लगता भी नहीं है। वहाँ गेम इसी तरह के चलते हैं। और एक बार आप ये ट्रिक आप चालू करना स्टार्ट करो, जरा आप करो एक बार इसी चालू। टीचर जो पढ़ा रहे हैं एक बार घर में थोड़ा सा टीचर के, आपको इतना तो पता लग ही जाएगा आइडिया कि कल क्या पढ़ाने वाले हैं। एक बार आज उसे घर से पढ़ के चले जाओ, जो भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। अब जब टीचर पढ़ाएंगे ना, ऐसे घुसेगा ना दिमाग में, रिलेट करेगा, एकदम रिलेट करेगा। आपको जीरो आया हो समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर एफर्ट मारे ना, किताब के सामने ईमानदारी से बैठ के अगर आपने आधे घंटे बैठे हो ना, तो एक तो तरीका यह है कि कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर के साथ साथ सीखते हैं, एक बच्चे होते हैं जो टीचर ने आज पढ़ाया आप घर जाके पढ़ेंगे, एक बच्चे होते हैं जो लेजेंड्स हैं, जो पहले पढ़ के चले जाते हैं। अब इसमें उतावलापन नहीं दिखाना, टीचर पढ़ा रहे अपना बीच में बोलने में लगे हुए, ये भी नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने पढ़ा हुआ। कनेक्ट करना है, आपके दिमाग में देखना कैसे कनेक्शन बनते रहेंगे, जो आपने समझा था आप टीचर जो पढ़ा रहे हैं, फिर देखो आपको कितना अच्छा समझ में आता है। ये मूल मंत्र है, पता है आपको। अब इतना बड़ा सीक्रेट बता दिया मैंने, बताओ यार अब क्या होगा इस दुनिया का। बड़ा वाला सीक्रेट बता दिया मैंने, अब तो हर एक क्लास से टॉपर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। मेरी कही गई बात हो सकता है आपके समझ में भी आ गई हो, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट विरले ही कर पाते हैं, क्योंकि विरले ही विरले होते हैं हमेशा, क्योंकि वही तो लोग हैं जो शुरुआत की 2 लाइनों में बैठे रहते हैं, है ना, जो जवाब देते हैं। तो यही चीज़ है। ये स्टूडेंट्स मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, बातें डिस्कशन की और भी हैं जो कही जा सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ आज के लिए इतना ही करते हैं। इतनी बातों को एक बार इम्प्लीमेंट इनका करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, जो भी मैंने कहा। ऐसा नहीं कि रात गई बात गई, बस मैंने एक बात बोल दी, वीडियो खत्म हो गया, लाइक करा निकल लिया। लाइक तो करोगे ना, हाँ तो वो तो कर लेना, लेकिन निकलने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखना कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो आपको काम की बात लगी ना, अगर आपको लगा, अपने शब्दों में, पेपर में, कॉपी में, एक नोटबुक में लिख दो कि यार ये करके ना ट्राई करूँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा इस चीज़ का, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, या ऐसे ही खाली इन्होंने हवा में बोल दी बात है। ये सच की बात है जो आपके सामने डिस्कस करी। अगर आप फर्स्ट डे से ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इकलौते हो, मेरे गाइडेंस में ऐसे बहुत से बच्चे जिन्हें मैं अभी मेंटर कर रहा हूँ, जो कि कर रहे हैं ये काम, अब मुझे दिख रहे हैं उनमें चेंजेस, उन्हें खुद दिख रहे हैं अपने आप पे चेंजेस। तो ये चीज़ है, तो आप इनको ज़रा थोड़ा सा फॉलो करें, ठीक है ना। अब बाकी स्टूडेंट्स आप लोग साथ साथ ना प्रिपरेशन करते रहें किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी चीज़ की, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब 11th हो जाता है, 12th हो जाता है, तब जाके उन्हें याद आती है अब क्या करें। मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई से रिलेटेड इंजीनियर ही बनो, डॉक्टर ही बनो, टीचर ही बनो, प्रोफेसर ही बनो, यही बनो, वही बनो, कुछ भी बन लो आप जो बनना चाहते हो, लेकिन तैयारियां शुरू अभी से करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विजयी तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता। मतलब चाहते तो सब है, हम ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, बन जाए सब, लेकिन उसके लिए कोशिश से कब करोगे स्टार्ट, है ना। जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खुदा जाता, पहले से तैयारियां होनी चाहिए। अब आपको कल आपका मन करा 2 साल बाद इंजीनियर बनना है, तो थोड़ा ना कि इंजीनियर बनना बोला ले बन गया इंजीनियर, ऐसे थोड़ा ना बनते हैं। आपकी प्रैक्टिस पहले से चाहिए। आज आपको अगर आम खाना है ना, तो 10 साल पहले आपको बीज बोना पड़ेगा उसका, तब आपको आम मिल पाएगा यार, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आपको, आप इसलिए अभी इस टाइम को अभी डिसाइड कर लें आपको करना क्या आज से 3-4 साल बाद, ताकि उसकी तैयारियों के लिए आप उस डायरेक्शन में हो सकें। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कराता हूँ स्टूडेंट्स को एनडीए की है। एनडीए एक डिफेंस एग्जामिनेशन होता है, ऑफिसर क्लास रैंक है, 12th के बाद डायरेक्टली जाते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए आप बताना मुझे, 9520387009 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें मुझे व्हाट्सएप करना, अपना नाम लिखकर, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एंड वेयर आर यू फ्रॉम, ये 3 चीज़ें लिखकर, और अननेसेसरी कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना। स्पेशल क्लास जो चलती है मेरी, इसमें मैं रेगुलरली आता हूँ, मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाता हूँ लाइव क्लास 8 से 9, फ्री क्लास होती है, अनअकैडमी में लर्निंग ऐप में होती है, कम्प्लीटली फ्री है। ये स्पेशली डिजाइंड है एनडी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए, प्लस क्लास कहलाती है।
और कभी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड करेंगे तो PRAN31 को एज अ इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हो ताकि आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकें। और जो आपकी कभी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, एनडी किसी की भी अनअकैडमी की, पहले स्पेशल क्लासेस को देख के एनालाइज करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आपको लगता है कि यार मुझे सब समझ में आ रहा है, अच्छी फैकल्टीज़ मौजूद है और मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, देन यू कैन गो फॉर दिस। PRAN31 को आप एज अ रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बात है। और बाकी अनअकैडमी में नोट्स की भी एक सुविधा धीरे धीरे अब आ रही है, NDA में भी आ चुकी है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उन्हें एक प्रॉपर हार्ड कॉपी उनके नोट्स की मिलेगी, उनके रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन की जिसकी प्रिपरेशन करें उनके डोर स्टेप में आएगी, उनको प्रॉपरली अवेलेबल कराई जाएगी हार्ड कॉपी नोट्स की, ताकि उन्हें अलग से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये सब बातें मुझे आपको यहाँ पर जो कहनी थी, हो सकता मतलब मुझे लगता है कि मैं डिलीवर कर पाया आपके साथ। अब उम्मीद करते हैं कि इन सब बातों पर आप धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, कई रातों का उसमें मिक्सचर होता है, कई रातों की उसमें मेहनत होती है और वो दिखती नहीं है। बुनियाद हमेशा अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देती है। लोगों को बहुमंजिला इमारतें ज़रूर दिखाई देती हैं, चमक धमक ऊपरी एक तगड़ी भरी थी, लेकिन आप जानते हैं कि एक अच्छी इमारत जितनी ऊपर जितनी दिखती है उससे नीचे उसमें जो बुनियाद होती है उसकी उतनी गहरी होती है। वही चीज़ है आपकी मेहनत, जो ये चीज़ें ये ना किसी को दिखती नहीं है लेकिन ये रिफ्लेक्ट ज़रूर होती हैं। यानी कि अगर आप कल को बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक कारण यही होता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। अब फाउंडेशन स्ट्रांग करने का मौका क्लास 11 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक बात मैं आपको बोलना भूल गया, अगर आप लास्ट तक थे तो आपके लिए खुशखबरी है, वो ये कि मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 11 के स्टूडेंट को फिज़िक्स और मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँ पढ़ाना स्क्रैच से। मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखा, लेकिन मैं चाहता हूँ लेक्चर्स को रीन्यू करूँ ताकि आप लाइव आकर पढ़ सकें। जो भी स्टूडेंट इस बात से एग्री करते हैं ना, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अगर मैं अपना टाइम निकाल कर ऑफलाइन का, मेरी क्लासेस चलती है ऑनलाइन में, इन सब टाइम निकाल के अगर मैं आपके लिए क्लास 11 की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो अटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग लेक्चर्स को प्लीज़ शेयर करें और मुझे बताएं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अगर मुझे बोलेंगे क्लास 11 को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट क्लास 12 के ही हैं, तो मैं क्लास 11 को और 12th के NDA के हैं तो मैं स्टार्ट करूँगा 11th की मैथ्स, और आपका एक बहुत प्रॉपर फाउंडेशन बनेगा। हम प्रॉपरली समझेंगे कि चीज़ों को पढ़ना कैसे। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।